हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम देखेंगे साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन से हम कैसे धुलाई करते हैं, उसमें जो मिसेल निर्माण की प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियोज़ में जाकर आप उन लेक्चरों को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साबुन की। तो साबुन होते क्या हैं? साबुन जो होते हैं कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला यानी कि लगभग C12 से C18। इनके जो वसा अम्ल होते हैं, इनके जो वसा अम्ल होते हैं, उन वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। मतलब कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होती है लगभग उसमें 12 से लेकर 18 तक कितने भी आ सकते हैं, उनके जो वसा अम्ल होते हैं उन वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये बात समझ में आई। अब साबुन बनते कैसे हैं? तो साबुन मतलब CH2COOR, 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 ये होते हैं उच्च वसा अम्ल। उच्च क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो कार्बन की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और वो कैसे पता लग रहा है? इस R से पता लग रहा है। वो यहाँ जो R है, ये R जो है कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और R जो होता है वो CH2 समूह होता है। R जो है वो CH2 समूह है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH के साथ करा देते हैं, 3 NaOH के साथ करा देते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ से ये टूट जाता है, यहाँ से ये टूट जाता है और यहाँ से ये टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि इस पे तो आ जाता है माइनस और इस पे आ जाता है प्लस। इसमें भी क्या होता है? माइनस और इस पे प्लस, इसमें भी माइनस, इसमें भी प्लस। यानी कि अब हमारे पास क्या है? CH2 CH2 CH2, इन तीनों पर प्लस है और इस पे भी प्लस है। और यहाँ पर COOR, इस पे माइनस है, COOR इस पे माइनस है, COOR इस पे भी माइनस है। और हमारे पास क्या है? 3 NaOH है। 3 NaOH कैसे टूटते हैं? तो ये पहला NaOH, ये कैसे टूटता है? Na प्लस में और OH माइनस में। 3 है तो 3 बार टूटेगा, यानी कि Na प्लस और OH माइनस, 3 बार ये टूट गया। अब क्या होता है कि जो प्लस है उस पे तो आके जुड़ेगा माइनस वाला, और जो माइनस है उस पर आके जुड़ेगा प्लस वाला। तो प्लस वाला क्या है? Na प्लस, तो यह तो यहाँ जुड़ जाएगा। और माइनस वाला क्या है? OH माइनस, तो वो यहाँ जुड़ जाएगा। 3 है तो तीनों जुड़ जाएंगे। फिर क्या बनेगा? फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। इसे हम कहते हैं साबुन, इसे हम कहते हैं साबुन, और इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या होता है? इस क्रिया में जो साबुन प्राप्त होता है, अब हम इसको निकालें कैसे? ग्लिसरॉल भी तो साथ में प्राप्त हुआ है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? NaCl का उपयोग करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अब बात क्या आती है कि इसमें जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होता है वही क्या होते हैं? मृदु जल में काम करते हैं। सिर्फ मृदु जल में काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मृदु जल में होते हैं तो ये आसानी से घुल जाते हैं।
और जो मेल होता है, गंदगी होती है, उसके साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं। क्रिया करने के कारण उनको तोड़ देते हैं और आराम से गंदगी को निकाल देते हैं। लेकिन कठोर जल में ये कार्य नहीं करते। क्यों? अब कठोर जल में क्यों नहीं करते? तो कठोर जल में क्या होता है, कठोर जल में Ca2+ यानी कि कैल्शियम, Mg2+ यानी कि मैग्नीशियम। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो होते हैं अशुद्धि के रूप में होते हैं। इसी के इन दोनों के कारण ही वो जो जल होता है वो कठोर कहलाता है। ठीक है, ये जो है जब साबुन से क्रिया कर लेते हैं, यानी कि जब हम कठोर जल में साबुन को डालते हैं, RCOONA, जब कठोर जल में डालते हैं तो कठोर जल में क्या होते हैं, Ca2+ और Mg2+। तो ये क्या करते हैं, यहां से Na को हटा देते हैं और खुद आके जुड़ जाते हैं। या तो बन जाते हैं ये, या फिर बन जाते हैं ये। अब ये जो होते हैं भारी होते हैं और उसमें घुल नहीं पाते, तो ये नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित मतलब नीचे जम जाते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो साबुन होते हैं वो सिर्फ मृदु जल में कार्य करते हैं, कठोर जल में ये कार्य नहीं करते हैं। अब इसमें भी हम देखें तो जो Na यानी कि सोडियम वाले जो साबुन होते हैं उनको तो हम कपड़े धोने के यूज में लेते हैं, और जो पोटेशियम वाले होते हैं उनको हम खुशबूदार जैसे शेविंग क्रीम हो गई, शैम्पू हो गया, और जो ये लक्स है, निरमा है, इन सब में जो है पोटेशियम का लवण होता है। और अगर हम पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ले तो पारदर्शी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ग्लिसरीन। अब हम देखते हैं अपमार्जकों को। तो अपमार्जक क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं। अपमार्जक होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम बेंजिल सल्फोनेट। इन दोनों के जो लवण होते हैं उन्हें हम कहते हैं अपमार्जक कहते हैं। तो ये फॉर्मूले तो हमें याद रखनी ही है और ये नाम भी हमें याद रखने हैं। यहाँ सोडियम एल्किल, R जो होता है एल्किल ग्रुप कहलाता है, ये एल्किल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और R यहां पर भी क्या है, C12 to C18, यानी कि C12 से लेकर C18 इतनी लंबी कार्बन श्रृंखला की है ये। ठीक है, इसे कहते हैं हम अपमार्जक। तो अपमार्जक क्या होते हैं, कठोर जल में भी काम कर लेते हैं। ये सोडियम एल्किल सल्फेट होता है, तो यहाँ से जो सोडियम होता है वो जब इनसे प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि सोडियम की जगह मैग्नीशियम 2+ या कैल्शियम 2+ आ जाता है, तब भी क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुले हुए रहते हैं, यानी कि आसानी से सफाई कर सकते हैं। इसलिए हम जो है अपमार्जकों का उपयोग करते हैं। जो सर्फ होते हैं, सर्फ एक्सल, घड़ी, ये सब क्या है, अपमार्जक हैं। लेकिन ये जो अपमार्जक होते हैं, जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं, ये संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं, जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि इन जीवाणु जो होता है इनका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जल प्रदूषण कम हो। वो कम कैसे होगा, वो कम ऐसे होगा कि हम जो इसमें R लेते हैं, वो R जो होता है हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, यानी कि वो मैंने अभी बताया CH2 ये था। इसमें अगर ये जो श्रृंखला होती है, ये श्रृंखला अगर लंबी हो और शाखित कम हो मतलब कि कुछ ऐसे जैसे CH2 फिर शाखित मान लिया CH2 ऐसे, मतलब अलग अलग तरीके से CH2 जुड़े हुए हैं। ये जो होता है शाखित होता है। जैसे जैसे ज़्यादा शाखित होते हैं, इनका निम्नीकरण आसानी से नहीं हो पाता है, ये प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो अपमार्जक होते हैं वो कम प्रदूषण फैलाए, यानी कि कम जल प्रदूषण करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कार्बन की श्रृंखला होती है वो हम ऐसी श्रृंखला लेते हैं जो कम शाखित हो और ज़्यादा लंबी हो और कम शाखित हो। इससे क्या होता है, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता है।
और अपमार्जकों की गुणवत्ता को हम बढ़ाने के लिए, यानी कि अपमार्जकों से सफाई अच्छी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें हम अकार्बनिक फोस्फेट और सोडियम पर ऑक्सीबोरेट मिला देते हैं। इनको मिलाने से क्या होता है, इनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, इससे सफाई अच्छे से होती है। तो ये थे साबुन और अपमार्जक। अब हम बात करते हैं कि हम साबुन और अपमार्जकों से धुलाई कैसे करते हैं, उसे कहते हैं हम मिसेल निर्माण। अब हम देखते हैं मिसेल निर्माण, यानी कि कैसे हम धुलाई की प्रक्रिया करते हैं, किस प्रकार से जो साबुन होता है वो मेल और गंदगी को हटाता है। तो हमने एक साबुन लिया है सोडियम स्टेरेट, ये इसका सूत्र होता है C17H35COONA। अब ये क्या होता है, आयनित हो जाता है। आयनित मतलब प्लस अलग हो जाएगा और माइनस अलग हो जाएगा। तो माइनस तो यहां से टूटा और ये प्लस में टूटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, RCOO माइनस, क्योंकि ये R है। R मैंने अभी बताया था लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, मैंने इसको R लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता सकूं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये जो नुकीली बिंदु आ रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ क्या होता है, CS2 ग्रुप होता है। और जो पहला होता है वहां तो CS3 होता है, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चारों को पूरा करना होता है। तो 4 तो यहाँ से हो जाएगी, 3 इसके हाइड्रोजन से और 1 ही जुड़ी हुई है। वैसे ही यहाँ पर ये सारे CS2 होते हैं, लास्ट में ये COO ये वाला समूह होता है। इसे हम एक और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया ध्रुवीय शिरा। ध्रुवीय शिरा मतलब कि जहां पर प्लस या माइनस कुछ चार्ज है, जहां नहीं है वो अध्रुवीय है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये जो सिरा होता है जल में घुलनशील, और ये होता है चिकनाई में, ये होता है जल में अघुलनशील। अगर ये जल में नहीं घुल रहा है तो किस में घुलेगा, चिकनाई में, ये जो गंदगी होगी उसमें। अगर ये जल में घुल रहा है तो मतलब चिकनाई में तो नहीं घुलेगा। तो अब क्या करते हैं कि ये जो जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील जो सिरे होते हैं वो एक संरचना बना लेते हैं, जैसे कुछ ऐसी संरचना ये बना लेते हैं। ये तो जल में घुले हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है तो मतलब ये पानी में है, और ये पानी से दूर जाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है। ये वाले सिरे जल में घुलनशील नहीं है। यहाँ क्या था, CH3, यानी जो CH3 वाला पार्ट होता है वो जल में नहीं घुलता है, और ये जो ध्रुवीय भाग होता है ये जल में घुल जाता है, इसलिए ये जल की तरफ रहता है और ये जल से दूर भागने की कोशिश करता है। तो इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, मिसेल, इसे कहते हैं मिसेल। ठीक है, ये मिसेल ही क्या होता है, सफाई में काम करता है। अब ये मिसेल सफाई का काम कैसे करता है कि जैसे ये कपड़ा है, ये गंदगी है, इस पे इस गंदगी के संपर्क में जब वो मिसेल आता है तो कैसे आता है, कुछ ऐसे करके आता है, और इस गंदगी को ये चारों तरफ से घेर लेता है। चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। और अभी मैंने कहा कि जो इनका हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो जल में अघुलनशील होता है। तो घुलनशील किस में होता है, गंदगी में, किसी मेल में। तो ये मेल है, इस मेल में घुल जाएगा और आराम से इसकी सफाई कर देगा, यानी कि इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करने के कारण ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा
और उस पे जब हम ब्रश रगड़ देते हैं या फिर अपने हाथों से इसको मथ देते हैं तो ये जो गंदगी होती है वो पानी के साथ निकल जाती है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये थी मिसेल की प्रक्रिया कि किस प्रकार से ये धुलाई करता है कपड़ों की। सो गाइज, आज ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी पूछना हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।